Go to question number 4. State Newton's second law. So that is F is equal to ma, या F is equal to del P by del T. सही है. So that is your Newton. F is equal to rate of change of momentum. या F is equal to rate of change of momentum या F is equal to ma. सही है. Second law. दोनों आप यूज कर सकते हो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4b. A toy rocket consists of a container of water and compressed air as shown in figure 3.1. Water is pushed vertically downward through a nozzle by the compressed air. The rocket moves vertically upward. Okay. The nozzle has a circular cross-section area. Radius is given to 7.5 mm. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. Water leaving the nozzle has the shape of the cylinder of radius 7.5 mm. Okay, this is the radius and cylinder. तो वॉल्यूम के लिए हमें 2 pi r square h यूज करना पड़ेगा. And a constant speed of 13 meter per second relative to the rocket, showing that the mass of the water leaving the nozzle in the first 0.20 second after the rocket launch is 0.46 kg. Okay, मास को हमने वो करना है, तो मास का टर्म आपके डेंसिटी में आता है. ओके, डेंसिटी आपको गिवन है. हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो देखिए हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई भी पता है, आर स्क्वायर भी पता है, एच नहीं पता. तो एच यानी डिस्टेंस है जो उसने वाटर ने ट्रैवल किया, तो वो निकलेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से. वो एच लगेगा, पाई आर स्क्वायर लगेगा, डेंसिटी लगेगी साथ, तो हमारे पास मास निकलेगा फॉरन. यस, इसी तरह होगा. पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा. तो एच आपने इससे फाइंड करना है. एक्चुअली आपका 0.2 सेकंड v इज इक्वल टू s बाई t होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है. तो इट मींस कि इसने 0.2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. सही है. तो ये अच्छा, इसने कितना, यानी ये फॉर एग्जांपल पहले इतना था, तो अब आफ्टर 0.2 सेकंड इसने कितना इसमें ये कितना डिस्टेंस कवर किया. दिस इज योर h. ओके, सो दैट्स विल बी v इज इक्वल टू h बाई t हो जाएगा. तो ये वेलोसिटी इज गिवन टू यू, दैट इज 13 मीटर पर सेकंड, और ये आपका 0.20 सेकंड आ जाता है. एच आ जाएगा. वो एच आपने यहाँ पे पुट करना है. रेडियस आपका वो हो जाएगा ये वाला 7.5 टाइम्स 10 की पावर -3 करना है. अब्दुल वासिफ समझ आएगी आपको. अच्छा, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू लिविंग द मास, लिविंग द नोजल. तो ये तो चेंज इन मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, वो फार्मूला यूज कर लो. मास या मास आपका यहाँ से आ जाएगा 0.46 kg. ओके, पार्ट 1 से. और वेलोसिटी इज 13 मीटर पर सेकंड. सो दैट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास आ जाएगा. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास ऑफ वाटर बाय द रॉकेट, तो वो फार्मूला है. फोर्स इज इक्वल टू या तो रेट ऑफ मोमेंटम से आ जाएगा. टाइम क्या होगा, 0.20. या स्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ न्यूटन लॉ अप्लाई टू द मूवमेंट ऑफ द रॉकेट बाय द वाटर. थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे. सर जो उस पे नोजल जो वाटर पे फोर्स लगा रही है, वही फोर्स वाटर नोजल पे लगा रही है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है. यहाँ पे आपका वाटर जो है वो इस पे फोर्स ऐड कर रहा है, या आप इस तरह कर दो कि या वाटर नोजल पे, या आप रॉकेट यूज कर लो इसके लिए वर्ड. ओके, इंस्टेड ऑफ नोजल आप वो रॉकेट यूज कर लो. ठीक है सर. या तो वो एक्शन एंड रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो सब सारे वो आपने लिखने. अच्छा, the container mass is 0.40 kg. Initial mass of the water before the rocket is launched is 0.70 kg. So it means ये total mass आपका ये हो जाएगा. The mass of the compressed air in the rocket is negligible. Assume that the resistive force on the rocket due to its motion is negligible. For the rocket at a time of 0.20 second after launching, show that the total mass is 0.64 kg. Okay, तो कंटेनर का मास कितना है, ये आपका कंटेनर हो गया. इसका मास कितना है, दैट इज 0.40 kg. इसके अंदर वाटर है, तो वाटर का कितना मास है, वाटर मास. ओके, इनिशियल मास ऑफ वाटर दैट इज 0.7 kg. दिस इज द मास ऑफ द वाटर, दिस इज द कंटेनर मास. तो टोटल आपका मास क्या हो जाएगा, दैट इज 0.70 प्लस 0.40 kg. तो इससे आपके पास आ जाएगा 1.1 kg आ जाएगा. छोड़ देगा, टोटल मास इज 0.40. अच्छा, आफ्टर लॉन्चिंग इतना, आफ्टर दिस डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द टोटल मास. तो आफ्टर दिस डिस्टेंस कितना मास ऑफ वाटर रिमूव हो गया, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था पार्ट 1 में. पार्ट 1 में हमने वो मास फाइंड कर दिया था कि 0.20 सेकंड में कितना मास रिमूव हो गया था इस रॉकेट से. तो वो आपके पास वहाँ से आ जाएगा, वो आप लोग फिर वहाँ से फाइंड कर लो. ओके, लेट्स से दैट इज ए. तो आपने फिर वो माइनस करना है, 1.1 माइनस ए कर लो. सो यू विल गेट 0.64 kg. ये आप लोग कर लो. कोई कंफ्यूजन हो तो फिर कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. सही है, इसी तरह होगा ये. ओके, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन. ये किस तरह करना है, F इज इक्वल टू ma से. यस, फोर्स तो हमने फाइंड कर दिया था यहाँ पे. दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द रॉकेट इंजन. ओके,
जिसके थ्रू वो आपका रॉकेट अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. सो दिस इज दैट फोर्स. और हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है. तो एक्चुअली ये आपका इस तरह हो जाएगा कि रॉकेट होता है, सही है, तो रॉकेट पे कितने फोर्सेस ऐड होते हैं. एक तो रॉकेट का इंजन फोर्स ऐड करेगा, ओके, एंड दैट इज दिस फोर्स जो हमने पार्ट सेकंड में फाइंड कर दिया था. तो ये वही है जो पैराशूट का वो हमने किया था कि एफ रिजल्टेंट आपको क्या हो जाएगा. वहां पे तो हम एयर रेजिस्टर वो फोर्स ले रहे थे, तो यहाँ पे इंजन जो है फोर्स ऐड कर रहा है, एंड दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट, ओके. तो इसी वजह से तो रॉकेट आपका अपवर्ड की तरफ जा रहा है. सो इसको मैंने पहले लेना है. सो दिस फोर्स, इसको मैं F2 कह देता हूँ, दिस इज पार्ट 2 फोर्स, ओके, माइनस वेट हो जाएगा. सो ये आपका mg आ जाएगा, ओके. और ये फोर्स आप यहाँ से वो ले लो, और मास आपने ये वाला लेना है 0.64 kg. इससे आपके पास आ जाएगा, सही है. एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा. एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ये आपका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है दैट शुड बी इक्वल टू ma हो जाएगा. तो ये मास पर आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, वही मास 0.64 kg आपने डिवाइड करना है. सो यू विल गेट द एक्सेलरेशन. आपके पास आ जाएगा इस तरह F2 माइनस W हो जाएगा. दिस इज mg तो m आपने 0.64 kg लेना, ये भी लेना, और ये आपका यहाँ से आ जाएगा ऊपर वाले पार्ट से. अब्दुल वासिफ समझ आ गया आपको? जी सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. Question number 5. A child on a sledge slide down a steep hill and then travels in a straight line up an ice-covered slope as illustrated in figure 3.1. The sledge passes point A with speed इतना at time t is equal to 0 and then come to rest at point B. So यहाँ पे ये rest position पे आ जाता है. The child applies a brake to the sledge at point B. The brakes does not keep the sledge stationary and it immediately slides back down the slope toward A. Okay. The variation with time t of the velocity of the sledge from t is equal to 0 to t is equal to 24 seconds shown in figure. State the time taken for the sledge to travel from A to B. यानी A to B तक कितना टाइम ले रहा था, A to B. अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज योर रेस्ट पोजीशन, ओके. तो इट मीन यहाँ पे वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा. यहाँ पे A पे वेलोसिटी क्या है, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे ये देख लो आपका 18 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे ये 0 हो जाता है. तो इट मीन्स कि आपका टाइम कितना लगेगा फ्रॉम A टू B, दैट इज 12 सेकेंड. ये आपका 12 सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट. डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लेज अप द स्लोप फ्रॉम पॉइंट A एट टाइम t 24 सेकेंड. अच्छा, आप टोटल टाइम में स्लोप फ्रॉम पॉइंट A पे, अच्छा आप यहाँ तक टाइम लेगा, तो उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है. दिस इज माय A, दिस इज फ्रॉम A टू B एंड दिस इज फ्रॉम B टू A अगेन, ओके. ये वापस आ जाएगा सर. तो यहाँ हमने डिस्प्ले, दिस इज एरिया 1, एरिया 2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2. ये 18 हो जाएगा, और नीचे ये 12 आ जाएगा. तो इससे आपके पास डिस्प्लेसमेंट D1 आ जाएगा फ्रॉम A टू B. फिर D2 जो होगा दैट्स इक्वल टू 1/2. A कितना है वो आप यहाँ से फिर फाइंड कर लो, सही है. तो और ये आपका 12 आ जाएगा. एक तो 12 आ जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो आपका नेगेटिव में आएगा, सही है. तो यस सर. वो माइनस में समथिंग आ जाएगा. लेट्स से दैट इज दिस इज -10, लेट्स से दैट इज -6 ले लो. 1 2 3 4 5 6, या 6, या दैट इज -6. सो ये आप कर लो, तो D1 प्लस D2 कर लो फिर. अच्छा, ये एक्चुअली में आपका D1 माइनस D2 होगा, ओके, ये इस माइनस साइन की वजह से. यस सर. फिर डिस्प्लेसमेंट आएगी, या आपका डिस्प्लेसमेंट फिर आ जाएगा. और इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि हमारे पास A टू B. मैंने तो वैसे ना एरिया अंडर द ट्रायंगल माइनस किया. जी, ये आप एरिया फाइंड कर लो. ये एरिया आप कहा जाएगा ना इससे. ये तो मैंने D2 जी सर, इजीली आ जाएगा. या ये आपका D2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका D1, दोनों आप फाइंड कर दो, फिर माइनस कर लो. यस सर. क्योंकि ये इस तरह जा रहे हैं, A टू B जा रहे हैं, और B टू A इस तरह आ रहे हैं. तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपल द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. यस सर. सही, इस तरह तो नहीं होता कि आपने इस तरह कवर करना है पूरा सर. ओके, शो दैट द समझ आ गई सर पॉइंट. show that the acceleration of this sledge as it move from B back सर इसमें सिंपल ग्रेडियंट निकालेंगे हम. C में एक्सेलरेशन आपने फाइंड सर करना टोटल ग्रेडियंट निकालेंगे ना बस. है. आप इस तरह कर लो कि इसका
वो फाइंड कर लो। फ्रॉम बी टू वर्ड ए, फ्रॉम बी टू वर्ड ए, तो ये तो बी टू वर्ड ए ये हो जाएगा ना, ये वाला। तो इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। यस सर। सही है, तो ग्रेडियंट फाइंड कर लो। सही है, उसके थ्रू आप वो तो ग्रेडियंट फाइंड करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप देख लो तो 0.50 पेज जाएंगे। आ जाएगा सर, इजीली आ जाएगा। 6 divided by 12, yeah, that is 0.50. Okay, 6 divided by 12 is, 0.5 आ गया। yeah, 0.5 आ गया। Okay, simple है। Per D, the child and the sledge have a total mass इतना 70 kg. The component of the total weight of this child and sledge that at down the slope is 80 Newton. Okay, determine the friction force on the sledge as it move from B to A, B toward A. सर देखिए इसके अंदर यही होगा ना कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू द वेट माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें पता है मास 70, एक्सेलरेशन बैक की तरफ 0.5 है, इज इक्वल टू एम से रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, वो 80 न्यूटन है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, उससे आंसर निकल आएगा। Okay, so total weight is 80 Newton minus friction हो जाएगा, और resultant is MA। तो M आपका क्या हो जाएगा? This is actually आपका ये हो जाएगा M, A आपका लास्ट पार्ट से आ जाएगा यस सर। 0.50। सही है, तो आप इससे फिर फाइंड कर लो। M आपको क्या हो जाएगा? दैट इज 70, ये आपको 70 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, और ये आपके 80 माइनस फ्रैक्शन, इससे आपके पास फ्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। द एंगल थीटा ऑफ द स्लोप टू द हॉरिजॉन्टल, फिर ये नहीं मुझे समझ आया। इस तरह का स्लेज, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। हमने B टू A फाइंड करना है ना। सर हमने ना एंगल निकालना है स्लोप के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालने, यस सर, स्लेज का। या तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये थीटा हमने फाइंड करना है। इस पे वेट कितना हो रहा है? दिस इज W व्हिच इज इक्वल टू mg। 80 सर। तो m आपका क्या है? नहीं, वेट मैं ऐसे सर 70 नहीं, Yes, sir. 80 न्यूटन। पहले उसने आगे बताया भाई टोटल कंपोनेंट ऑफ वेट इज 80 न्यूटन। अच्छा, that at down the slope is 80 Newton. So this will be your 80 Newton. And this will be m, total mass is m times 9.8 कर लो. So that should be equal to 70 times 9.8. So इससे आपके पास आ जाएंगे। तो इससे आपके पास अगर आप देखो तो दिस एंगल, ये एंगल, दिस इज थीटा एंगल, एंड दिस इज 90 डिग्री। और वो एंगल इक्वल है थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है? नहीं, जरूरी नहीं है। थीटा 1 हम फाइंड कर लेते हैं। तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा 1 इज इक्वल टू बेस इज 70, दिस इज किलोग्राम। यस सर, किलोग्राम में। 70 डिवाइड बाय 80। तो इससे कर लो, इससे आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स। सर कैसे आएगा वो? ये किलोग्राम में है, ये न्यूटन्स में, ऐसे तो नहीं आएगा। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, द टोटल वेट इज 70 kg। ओके, दिस इज द टोटल वेट। सो इसका, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इसका एक ये कंपोनेंट है, ओके ओके, और इसका Yes, sir. एक ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बनेगा इस तरह। ये आपका ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेट। Oh yes, बिल्कुल बिल्कुल। So the component of the total weight of the child and say that at down the slope is 80 Newton. So this is 80 Newton. This is the component, Yes, sir. This is the one part of this resultant weight. So that is equal to 80 Newton plus something will be equal to 70. इस तरह ये this is vectorial होगा ना, 80 square plus something square is equal to 70 square, तो फिर वो कर लो तो ये आपका ये component आ जाएगा। But उन्होंने ये component आपको दिए हैं, तो this will be equal to cos theta is equal to 70 divided by 80 हो जाएगा। So that is equal to 28.9।
थीटा 1 विल इक्वल टू 28.95, तो इसमें आप पुट कर लो तो थीटा 2 आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90 इज 190 आ जाएगा, माइनस 28.95 कर लो तो आपके पास आ जाएगा 61.04 आ जाएगा। दिस विल बी थीटा 2। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट जो ये थोड़ा सा वो उससे डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो डॉपलर इफेक्ट्स। नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़ा। उसमें थोड़ा सा वो आपको रिलेशन देता है ऑब्जर्वर और उसमें। अच्छा, उसको थोड़ा सा डिस्कस करें। चाइल्ड ऑन द स्लिच ब्लो ए वेसल बिटवीन। सर ये नहीं करना, हमें तो साउंड पे ऑलरेडी अच्छा, ये आप फ्रीक्वेंसी वगैरह या उससे ये होगा वहाँ पे आपको आगे आएंगे चैप्टर्स में, सही है सर। साउंड के चैप्टर में आ जाएगा नहीं है या एंड में, एंडिंग के जो चैप्टर्स हैं ना वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे डॉपलर इफेक्ट्स हैं तो उसके कुछ फार्मूलाज है वो आप लोगों ने याद करने, तो उसी फार्मूला से ये होगा फिर। सही है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सर इस अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Okay, two block travel directly toward each other along a horizontal stationary surface. The block collide as illustrated in figure itna. Okay, block A has mass 3m and block B has mass m. Before the collision, block A move toward the right with speed itna, and block B move toward the left with speed itna. After the collision, block A move toward the right with speed itna. Newton third law. Use note to explain why during the collision the change in momentum of the block A is equal opposite to the change in momentum of block B. तो क्या होगा इसका आंसर? Because क्यों इक्वल है चेंज इन मोमेंटम? सर जो फोर्स एक्सर्ट ये ए की वो टोटली इक्वल और ऑपोजिट है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी ए और बी के जो फोर्सेस हैं वो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के और ऑपोजिट है, इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल है। डिटरमाइन स्पीड v, तो स्पीड v को आप वो न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फार्मूला से यूज फाइंड कर लो। 0.40 टाइम्स 3 हो जाएगा, सही है, माइनस 0.25 टाइम्स m आ जाएगा। दिस इज 3m। ओके, तो दैट्स इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? 0.20 टाइम्स 3m हो जाएगा प्लस v टाइम्स m हो जाएगा। सही है, तो ये m तो m के साथ कट जाएंगे सारे और आपका यहाँ से आ जाएगा ओके माइनस 0.35 आ जाएगा v। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 0.3। ये से 0.35। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो इजी है। ओके, इससे आपका वो आ जाएगा। अच्छा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, तो ये हमने पढ़ा था कि v1 प्लस v2 होगा आपका, सही है, ये हमने पहले पढ़ा था। और ये आपका v1 डैश। ये सर बिल्कुल जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होगी वो 0.65 हो जाएगी ना इसके अंदर, या दोनों पे ऐड कर लो सिंपल। बिफोर कोलिजन की जो वेलोसिटी है 0.40 0.25 एग्जैक्टली। और सर जो दूसरे की जो सेपरेशन की, क्योंकि दूसरा हमने v निकाली 0.35 है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं सेम डायरेक्शन में, सेपरेशन तो 0.35 माइनस 0.002 0.15 आ जाएगी वो। यूज योर आंसर इन B3 टू स्टडी एक्सपेरिमेंट विद कोई इलास्टो इनइलास्टिक। तो ये आप उससे फाइंड कर सकते हैं, हमने पहले किया था। इनइलास्टिक है क्योंकि सर वो इक्वेशन जो स्पीड ऑफ अप्रोच है वो डिफरेंट है, वो स्पीड ऑफ सेपरेशन के इक्वल नहीं है। सही है, तो ये आप चेक कर लो फिर, अगर इक्वल होगा तो इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक इक्वल नहीं होता इनइलास्टिक होगा। अच्छा, इनइलास्टिक में आपका टोटल एनर्जी कंजर्व होता है या नहीं होता? सर इनइलास्टिक में टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है नो मैटर व्हाट। या लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगी। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7b, ball A move with velocity v along a horizontal stationary surface toward a stationary ball B as shown in figure this. Okay, ball A has mass itna and ball B has mass 12 kg. The ball collide with and then move apart as shown in figure. Ball A has velocity 6.0 meter per second at an angle of theta to the direction of the initial path. Ball B has velocity 3.5 meter per second at an angle of 30 degree to the direction of the initial path of ball A. By considering the component of momentum at right angle to the direction of initial। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा नहीं ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है वैसे। अच्छा, इसमें क्या करना है? एंगल्स आपके डिफरेंट हैं। यस सर। तो देखिए सर मेरी बात सुनें, जो बिफोर कोलिजन है उसके अंदर जो वाई डायरेक्शन है वो तो जीरो है, ठीक है। वाई डायरेक्शन के अंदर तो वो स्पीड यानी मूव कर ही नहीं रही,
तो y डायरेक्शन कंसीडरिंग हम ले लेंगे कि जी y की तरफ तो 0 जा रही है, इज इक्वल टू 4 into 6.0 sin थीटा प्लस 12 into 3.5 sin 30। तो ये Yes. एक वेन बन जाएगी और इससे हमारा थीटा निकल आएगा, और तो कोई मुश्किल बात नहीं। यस एग्जैक्टली, आप इसी तरह करोगे। यस, वाई वाई एक्सेल है तो उससे काफी इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, Yes, एक्स sir. कंपोनेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे आपका एक वाई कंपोनेंट इस तरह है, बिल्कुल, दूसरा sir. वाई कंपोनेंट इस तरह है। तो दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। यस यस सर। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सर एक मिनट, किस चीज का पूछ रहे हैं, दोबारा पूछिए। ये थीटा आपने फाइंड करना था, आपने कहा कि वाई एक्सिस इसका ले लेंगे। यहाँ पे तो बिफोर द कोलिजन sir. ये तो जीरो हो जाएगा। सर वही वही माइनस ही करना है, माइनस ही करना है क्योंकि ये आपका अपवर्ड है एंड Opposite direction है। ऑपोजिट Yes, डायरेक्शन sir. है, तो वो आपने इस तरह। अब ज़्यादा समझ आएगी आपको? अब्दुलवास से सारी बातें हैं। अब्दुलवास से आपको जी, समझ? sir. ओके गुड। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ दिया करो। ओके ठीक है। okay, use your answer in B1 to show that the initial velocity of the ball is 12 meter per second, explain your working। तो आप इस तरह कर लो सर इसमें हम x एक्सिस में ले लेंगे, देखिए हम लेंगे Yes. 4 into v प्लस 12 into 0 इज इक्वल टू 4 into 6.0 कॉस जो भी हमारा एंगल निकलेगा, और 3.5 कॉस 30 into 12, तो इस तरह निकल आएगा यस गुड। प्लस से। ओके, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आपने फाइंड करने के इलास्टिक या इनइलास्टिक। तो काइनेटिक एनर्जी में सर आपने अच्छा, काइनेटिक एनर्जीज के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे? यानी हमारा v निकलेगा तो 1/2 v और दूसरी की काइनेटिक एनर्जीज निकाल के प्लस कर लेंगे। ठीक है ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में आपने सिंपल बस वो वेलोसिटी लेने है, सिंपल। ये उसमें डायरेक्शन तो नहीं होती, उसमें तो नहीं, वेलोसिटीज होती है। या दैट इज और फिर देख लेना कि आफ्टर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन वो सेम है कि नहीं। यस एग्जैक्टली, इस तरह आपने करना है। और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी तो वो वहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता। वेक्टर में मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ पे अपने डायरेक्शन को थोड़ा बी केयरफुल लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट ला इजी है। अच्छा, इसको देख लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी इतना टू द राइट, द बॉल बी ऑफ मास इतना इज मूविंग टू द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ with a velocity इतना to the left as shown in figure. Object A and B collide. Object A then move with a velocity of इतना। Okay. कोई मुश्किल वाली बात नहीं निकलेगा सर। 100 into 0.6 minus 200 into 0.8 is equal to 100 into v, और minus 100 into v minus, एक मिनट नहीं 100 into 40 और minus 200 into v तो निकल आएगा। दोनों डायरेक्शंस माइनस हो जाएंगे ना सर, दोनों, क्योंकि Yeah. ए भी अब दूसरी डायरेक्शन लेफ्ट में जाना शुरू हो गया, तो ए की भी माइनस ले लेंगे और बी की भी माइनस ले लेंगे। Yes. क्योंकि डायरेक्शन तो हम सेम रखेंगे ना, आफ्टर Yes. और बिफोर में जो डायरेक्शन हम लेंगे वो तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बदल सकते हैं, Yes. वरना सारा गलत हो जाएगा। तो बस इसी तरह। बस आपने ज़हन में यही रखना है कि x इसको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है, बस। सही। यस सर। Simple. The collision between A and B is an association. How the collision is inelastic obey the law of conservation of energy. तो टोटल एनर्जी आपका कंजर्व होता है। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि आपका टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। ओके, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। टू कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। यस सर। सो कौन से कंडीशंस हैं? सर रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम में आपके दो टाइप्स होते हैं। सही है, एक आपका लीनियर इक्विलिब्रियम आप कह दो। सही है, और एक आपका वो होते हैं, इसको एंगुलर नहीं, एंगुलर लाइक एंगुलर आप कह दो। एक आपका लीनियर होता है, एक आपका एंगुलर होता है। सही, लीनियर में क्या होगा कि आपका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 होना चाहिए। ओके, और एंगुलर में क्या होगा कि आपका जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा, सही है, या जो रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो एंगल में आपका टॉर्क आ जाता है। ओके, और लीनियर में आपका फोर्स आ जाता है। सही है, तो यहाँ पे टॉर्क 0 होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स 0 होना चाहिए। यस सर। सही है, ये यहाँ पे एंगुलर वो आ जाते हैं आपका, वो इस तरह होता है ना, पिवट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फोर्स इस तरह ऐड होगा, यहाँ पे एक फोर्स इस तरह ऐड होगा। तो अगर ये दोनों टॉर्क इक्वल है तो आपका रिजल्टेंट इस पे 0 होगा। सही है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम होगा। यानी यहाँ से जितना फोर्स ऐड हो रहा है, इफ दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर, दिस इज r1, दिस इज आल्सो r1, ओके, एंड दिस इज f1, दिस इज आल्सो f1, तो दोनों फोर्सेस भी इक्वल है, दोनों रेडियस भी इक्वल है, तो इट मींस के टॉर्क आपका इक्वल है। तो यहाँ से इक्वल टॉर्क इस पे भी ऐड हो रहा है, इक्वल फोर्स इस पे भी ऐड हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट होगा। सही है, यानी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी इसकी।
तो ये आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में से है, या इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, a paraglider P of mass 95 kg is pulled by a wire attached to a board as shown in figure this, okay, mass 95 kg. The wire make an angle of 25 degree with the horizontal water surface P move in a straight line parallel to the surface of the water. The variation with time P of the velocity V is shown in figure this. Show that the acceleration of part V is इतना at time t is equal to 5 second. ओके, तो एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन मींस कि आपने इसका वेलोसिटी का आपने इसका ग्रेडियंट लेना है, तो इसका तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपने वेलोसिटी का ग्रेडियंट फाइंड करना है। सही, 5 सेकंड नहीं, बस आप इस तरह कर लो कि यहाँ पे वो इसका स्लोप फाइंड कर लो, तो वो आपके सारे पॉइंट्स पे इक्वल होंगे। ओके, एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करो, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है। तो वो आपका 5 सेकंड पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सब पे एक ही वो होगा। स्लोप सिंपल फाइंड कर लो, दैट्स विल बी इक्वल 1.4 मीटर पर सेकंड। सही, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट बी, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस मूव बाय बी फ्रॉम टाइम t या अप टू 7 यूनिट्स के यहाँ तक आपने फाइंड करना है। ये आपका वो भी बन रहा है, ट्रेपीजियम भी बन रहा है। ओके, इसको आप ट्रेपीजियम वो फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। याद है ना ट्रेपीजियम फार्मूला? यस, वो भी याद है। यहाँ पे कुछ इस तरह होगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका ये मैंने तो एरिया अंडर द कर्व्स निकाल लिया, आसानी से निकला। कौन सा एरिया? वो 1 डिवाइड बाय जैसे से मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर ट्रायंगल बनाया, सारा कुछ बार-बार बना यस। आप इस तरह करने, वो एग्जाम था, वो ऑनलाइन एग्जाम आप लोग का, तो वहाँ पे आपने एक मिस्टेक किया था, मुझे याद है वो। तो इस तरह करने हो। यस सर, ओके सर। और ट्रेपीजियम से भी फाइंड कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 2h टाइम्स a plus b, a and b is the length of the parallel sides. ओके, यस सर। अच्छा, calculate the change in kinetic energy P from t0 to t is equal to 7 second. Zero to 7 second. Change in kinetic सर वो तो निकल आएगा 1/2 mv स्क्वायर v स्क्वायर का ही फर्क है, तो मसले वाली बात। या वी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस के चेंज इन वेलोसिटी। ओके, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहे हैं, 0 पे कितना होगा, 7 पे कितना होता है चेंज आ रहा है, वो फाइंड कर लो। द टेंशन इन द वायर एट टाइम t equal to 5 second is 280 न्यूटन। ये नहीं हुआ मुझसे। फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन द वर्टिकल लेफ्ट फोर्स F सपोर्टेड P। The vertical left force F supported P. Okay, the tension in the wire at time t to 5 second पे इतना है, tension इतना है। Okay. Okay, calculate for the horizontal motion the vertical left force F supporting P. Actually ये इसका supportive force है ना, इस पे tension लग रहा है और इस पे एक weight भी लग रहा है downward। तो M mass given Yes, कि नहीं? नो गिवन सर, मास नहीं गिवन, यही तो मैं सोची जा रहा हूँ। पीछे आंसर में मैथ्स यूज किया हुआ, मैं सोच रहा हूँ मैथ्स कहाँ है इसका। This is mass. इधर है सर मास। ओके ओके, ठीक है। तो mg हो जाएगा। Okay. Yes sir. That is weight. Okay. यस सर। टेंशन इसका अपवर्ड है। सर टेंशन का तो हम लिखेंगे नहीं 25 sin 280। या तो ये तो एक्चुअली टेंशन तो इस नहीं वेट टेंशन तो इसका अपवर्ड नहीं है, वो तो हम वो वेट वाला ले रहे हैं, जो वो नहीं होता फिजिकल बैलेंस। इसका टेंशन कुछ इस तरह का है। सही है, तो इट मींस कि इसके पैरेलल हमारे पास कौन सा साइड होगा, वो हमने लेना है। टेंशन इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सपोर्ट फोर्स है ना, ये सपोर्टिव फोर्स है, ये एक फोर्स ऐड कर रहा है। यहाँ पे इंजन है, सही है, जिस तरह वो होते हैं ना, यहाँ पे आप कुछ लटका दो तो इस पे कौन सा फोर्स
इस पे ये इस वेट पे, दिस इज वेट, ओके, तो वेट का तो डाउनवर्ड होगा, और ये कौन से, ये ऊपर जो है सपोर्ट कौन सा फोर्स ऐड करेगा, इसमें अपवर्ड फोर्स ऐड करेगा, यानी इसको अप की तरफ खींचेगा, तो दैट इज टेंशन। तो यहाँ पे देखो इंजन इसको आगे की तरफ Yeah. जा रहे हैं, तो इसका टेंशन कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे Yes, हमने sir. इस तरह करना है कि हमारे पास ये टेंशन हो गया, सही है, इसका दो कंपोनेंट है, ये फाइनल रिजल्टेंट है, इसका एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, सही है। अरे सर, yes sir, अच्छा, ये एंगल 25 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 65. इसको ले लेते हैं। इसको ले लें, 65 हो जाएगा सर, 65 के साथ कॉस्ट लगेगा बस पे. नहीं, इसको नहीं ले सकते एक्चुअली, ये इस तरह जा रहे हैं ना, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ये आपका एक फोर्स हो गया, एक ये हो गया, तो हम इसको, या अगर आप एंगल ये ले लो तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, या अगर आपने ये लेना है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ओके। तो यू शुड बी केयरफुल इन दिस, ओके, कि आपने एंगल कौन सा लिया, तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये एंगल मैं ले लेता हूँ, दिस इज माई बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू ये कितना है, ये कितना टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, गिवन है हमें। ओके, टेंशन फोर्स इज गिवन टू बी रेटेड 280 न्यूटन, तो 280 न्यूटन आपको गिवन है, ओके, तो वो आ जाएगा 280 इनटू रिजल्ट हाइपोटेन्यूज एंड साइन थीटा आ जाएगा, Yes, sin theta. साइन 25 आ जाएगा, तो इससे आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, ओके। तो फिर दोनों का सेम डायरेक्शन है, वेट एंड इसका, तो वेट प्लस परपेंडिकुलर वो कर दो, तो वेट आपका mg से आ जाएगा, ओके, 95 टाइम 9.8 कर लो, और ये p यहाँ से आ जाएगा, तो ये आपका सपोर्टिव फोर्स हो जाएगा। अच्छा, द फोर्स आर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन p इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब हमने फाइंड करना है द फोर्स आर, एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा आपने ये फार्मूला यूज करना है, और रिजल्टेंट फोर्स में हमेशा आपने ma यूज करना है, ओके। ये एक इंजन, इस पे आप फॉरवर्ड फोर्स ऐड करेगा, और एक इस पे एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा, सही है। तो एक आपका एफ फॉरवर्ड में कह देता हूँ, या एफ इंजन कह देता हूँ, सही है, और एक आपका हो जाएगा एफ एयर रेजिस्टेंस, तो हमने एफ एयर रेजिस्टेंस कैपिटल आर को फाइंड करना है, सही है। तो एफ इंजन गिवन है कि नहीं, रिजल्टेंट तो आपका एम ए हो जाएगा, सही है, और हम एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया था, सही है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और मास भी आपको 95 है, और इंजन का क्या होगा, इंजन का ये होगा ना कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही, तो इसका टेंशन कितना था, यानी ये सपोर्टिव फोर्स कितना था, ये जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो इंजन कितना फोर्स ऐड करे, दैट इज इतना 253 से क्या था, 280 था, 280 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, सही है, लेकिन इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा वो हमने फाइंड करना है, यस, तो हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू 280 इंटू कॉस 25 से आ जाएगा, सही है, तो यहाँ से आपके पास h आ जाएगा, और वो आप यहाँ पे पुट कर लो, सही, माइनस आर, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, आर आपके पास आ जाएगा, दिस इज आल्सो, ये भी आपके पास गिवन है, सही है, एक्सेलरेशन हमने लास्ट पार्ट में फाइंड किया था, मास 95, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 से आ जाएगा, सही है आपके पास, तो फिर आप फाइंड कर लें।